बिहार के बारे में पहला चैप्टर है बिहार एक परिचय, इसका नाम है। ठीक है, जहाँ तक हम जानते हैं कि बिहार जो है भारत का एक पूर्वी राज्य है। अगर पूछता है लोकेशन वाइज तो याद रखिएगा कि ये पूर्वी राज्य है। दिख रहा है सबको? जो एक गौरवशाली अतीत से समृद्ध है। बिहार का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली है, बहुत प्राउड वाला है। यहाँ जो है ना अनेक शताब्दियों तक सत्ता, शिक्षा एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह भूमि जो है प्राचीन मगध साम्राज्य का केंद्र रहा है। साथ साथ नंद, गुप्त, मौर्य आदि राजवंशों की राज्य स्थली है तथा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एवं समुद्रगुप्त आदि महान शासकों की कर्म भूमि रहा है। इतने अच्छे अच्छे लोगों की ये कर्म भूमि है। मतलब जहाँ पे कर्म भूमि का मतलब जहाँ पे कोई काम करता है। जन्मभूमि अलग होती है और कर्मभूमि जन्मभूमि आपकी कर्मभूमि भी हो सकती है। ठीक है? लेकिन कर्मभूमि हमेशा देखते हो कि किसी का जन्मभूमि से अलग ही रहता है। नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से यह शिक्षा का वैश्विक केंद्र रहा है। नालंदा जो बहुत विख्यात रहा है, वहाँ पे हेनसांग, फाहयांग और बहुत सारे जो मतलब बाहर के पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आए हुए थे जो यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे। जहाँ विश्व के अनेक देशों के छात्र एवं विद्वान विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। बुद्ध, महावीर, कौटिल्य एवं आर्यभट्ट आदि महान विभूतियों की इस भूमि ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आज भी अगर भारत का पूरा परिदृश्य उठा के देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार का एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। हालांकि सबका अपना अपना एक महत्व होता है हर एक स्टेट का, बट बिहार का जो इम्पोर्टेंट है वो अलग ही है। यहाँ पे नीचे में थोड़ा मैप अच्छे से दिखाया है, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर उसको देखते हैं। बिहार का जो बिहार वर्ड जो कहाँ से आया है, विहार शब्द का एक अपभ्रंश वर्ड है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है निवास करना। बिहार जो है महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल तथा बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। यहाँ ही इसी भूमि पे बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के समय यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ। जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था उसी दौरान बहुत सारे बौद्ध विहारों का यहाँ निर्माण कराया गया। बहुत सारा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे बौद्ध विहारों की संख्या क्यों है, क्योंकि ये जन्मस्थली रहा है बौद्ध धर्म की। साथ साथ यहाँ पे ज़्यादा प्रसार प्रसार हो रहा था, इसी के वजह से, इसी कारण से यहाँ पे सबसे ज़्यादा बौद्ध विहारों का निर्माण कराया गया था, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते रहते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को बिहार विहार विहार कहते कहते बिहार कहा जाने लगा। बिहार भौगोलिक रूप से आर्द्र जलवायु वाले पश्चिम बंगाल एवं उप आर्द्र जलवायु वाले उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। यानी एक साइड इसका जो आर्द्र जलवायु है वो बंगाल एक साइड है और उसका उप आर्द्र जलवायु वाला एक दूसरा स्टेट है उसके बीच में है, यानी कि यूपी और बंगाल के बीच में स्थित है। दोनों साइड से घिरा हुआ है। ईस्ट में बंगाल है बिहार के और वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। राज्य की यह विशिष्ट अवस्थिति राज्य को जलवायु, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के संबंध में एक संक्रमणशील स्थिति प्रदान करती है। बिहार का जो आपको ये पता ही है कि उत्तर में एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है नेपाल के साथ में। बिहार का ये पॉलिटिकल मैप है, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ सबसे पूर्वी जो बिहार का अगर पूछता है कि पूर्वी जिला कौन सा है तो किशनगंज यहाँ के से डिनोट किया हुआ है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, किशनगंज सबसे पूर्वी है। उसके साथ साथ अगर मैं पूछूं कि सबसे पश्चिम वाला जो पार्ट है वो पश्चिम चंपारण है। ठीक है, उसके साथ साथ सबसे पश्चिम के सबसे नीचे में आपका जो है ना कैमूर है। ठीक है, कैमूर है जो झारखंड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ पूछता है, ऐसे तो कुछ खास नहीं पूछेगा, कैमूर के बारे में पूछता है जो सबसे किनारे पे है क्योंकि और कोई वैसा है नहीं। ठीक है, नीचे के जो है ना स्टेट्स वो आपके झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। औरंगाबाद, गया, यहाँ पे रोहतास भी इधर आ जाता है कट के। एक मिनट दिखा देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, जूम कर देते हैं तो यहाँ पे आपको रोहतास भी यहाँ से यहाँ तक दिखेगा पूरा। ये पूरा रोहतास आपको दिखेगा। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका ये सब कहीं न कहीं इससे सटे हुए हैं। दक्षिण में गाया आ जाएगा दक्ष या ये मैम सबसे जम्मू।
सबसे जो दक्षिणतम है ना, सबसे दक्षिणतम जो है गया आ जाएगा, ऐसा तो दिया गया है। लेकिन जैसे आप अगर आपसे पूछा है कि दक्षिण वाले राज्य कौन है, दक्षिण वाले जिले कौन है, तो आपको ये बता सकते हो कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सब आपको पूरे दक्षिण वाले राज्य हैं। और कहीं ना कहीं भागलपुर भी दक्षिण में दिखता है, क्योंकि इसके नीचे में यहाँ पे कोई और जगह नहीं है, तो इसके नीचे में यही पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसको मानने पे है, नहीं भी बहुत जगह दिया गया होता है। ठीक है। उसके साथ साथ एकदम पूरब में पड़ता है किशनगंज, ये तो देख रहे हो। कटिहार भी कहीं कहीं काउंट कर लेता है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये जनरली काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एक मिनट ध्यान से देखना। यहाँ पे देखोगे तो किशनगंज के पास में और कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा सा साइड में ये बॉर्डर शेयर कर रहा है वेस्ट बंगाल के साथ पूर्णिया भी। देखोगे तो यहाँ पे क्योंकि खाली स्पेस है, इधर किशनगंज है और ये कटिहार है, तो ये बंगाल के साथ लगा हुआ है। और ऊपर वाले जो एक तरीके से नॉर्दर्न हमारे जिले हैं, नॉर्दर्न जिले में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर नहीं आएगा, क्योंकि शिवहर जो है वो बीच में आपको पड़ता है। शिवहर सीतामढ़ी को काट के बनाया गया है, छोटा सा जिला है, बिहार का सबसे छोटा जिला है और सबसे घनी मतलब आबादी वाला जिला है। यहाँ पे पर किलोमीटर 1100 कुछ लोग रहते हैं, 1100 लगभग मान लो कि लोग रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से हाई डेंसिटी वाला इलाका है बिहार का। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये आपके नॉर्दर्न जिले हो गए। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर से पूरा वैसे सजाने के लिए पूछ लेता है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। साथ साथ ये भी कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, यहाँ पे भोजपुर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, इधर से जस्ट किनारे का जो भी जिला है वो जनरली पूछ लेता है कभी कभी। पटना के बारे में मेनली पता होना चाहिए। पटना कहाँ पड़ रहा है, पटना कहाँ दिख रहा है, पटना कहाँ कहाँ से बॉर्डर शेयर करता है, किस किस जिलों से। तो पटना जो है ना, वो वैशाली से बॉर्डर शेयर करता है। फिर सारण से करता है, वैशाली से करता है, भोजपुर जिसका हेडक्वार्टर आरा है वहां से भी करता है। जनरली लोग इसको आरा बोलते हैं, आरा इसका हेडक्वार्टर है, भोजपुर का हेडक्वार्टर आरा है। वैशाली को बहुत लोग हाजीपुर बोल देते हैं, हाजीपुर इज द हेड क्वार्टर ऑफ वैशाली, वैशाली का वो हेड क्वार्टर है हाजीपुर। ठीक है। इधर फिर नालंदा, नालंदा का हेड क्वार्टर बिहार शरीफ है, कई बार इसको लोग बिहार शरीफ बोल देते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, आरा आपका घर है। उसके बाद जहानाबाद। ठीक है। तो ये आसपास के जो है ना, ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और हमारा कैपिटल है, तो पता होना चाहिए। मैंने कल समझाया था, जब आप नॉर्थ नॉर्थ से साउथ का जो आप मेजरमेंट देखते हो तो 345 किलोमीटर यहाँ लिखा है। और जब ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट देखते हो तो 483 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद देखिए, राज के मध्य से जो प्रवाहित होने वाली गंगा नदी है, ये तो कल भी पढ़े थे, दो भागों में विभाजित कर देती है, उत्तर मैदान और एक दक्षिण का मैदान। बिहार एक पूरी तरीके से लैंड लॉक स्टेट है, क्योंकि जब आप इंडिया का मैप उठा के देखते हैं तो इसके चारों तरफ आपको ये बंधा हुआ दिखेगा, लॉक दिखेगा। लॉक इन द सेंस कि यहाँ भी कुछ मिल जाएगा, यहाँ भी कोई कंट्री है या स्टेट है, यहाँ भी कोई कंट्री है या स्टेट है। तो कंट्री तो एक ही साइड से घिरा हुआ है, स्टेट हर जगह से इसको घेर के लॉक करके रखा है। लॉक करने का मतलब बंधा हुआ है, इसका कोई अपना समुद्री किनारा नहीं है। लेकिन फिर भी जो इसका जो व्यापार वगैरह संचालित होता है, पास का जो कोलकाता बंदरगाह है, जो हमारा बॉर्डर स्टेट है बंगाल, वहां से ही संपन्न होता है। तो बिहार का जो ज्यादा से ज्यादा जो एक तरीके का व्यापार का काम होता है, वो देखा जाए तो कोलकाता बंदरगाह से ही होता है। यही वजह है कि हमारा जो एक रिश्ता है बंगाल के साथ, वो काफ़ी अलग है। और इतिहास से भी बहुत पुराना रिश्ता है, अगर आप पढ़ते हैं तो। बिहार, बंगाल और उड़ीसा और आज का जो झारखंड है, ये सब एक एक इंटीग्रल पार्ट था, एक एक ही था वो पूरा। एक तरीके से मान लो कि पूरा बंगाल ही था वो। ठीक है। तो एक जी अलग से मैम। इमोशंस है, पता नहीं आप लोग फील करते हैं कि नहीं, बट हाँ, मेरे साथ तो ये चीज़ है, स्पेशली बंगाली लोग जहाँ मिल जाएं और बंगाली कल्चर थोड़ा सा हो जाता है मुझे। अब पता नहीं सबके साथ ऐसा है या नहीं। उसके बाद बिहार का जो गठन हुआ है, जब 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही दरबार आयोजित किया गया था।
ठीक है। उस शाही दरबार में क्या हुआ था कि बिहार एवं ओडिशा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा कर दी गई थी। 1911 में ही जब शाही दरबार आयोजित हुआ था तब। तो बिहार और ओडिशा अलग करने की बात की गई थी, किससे? बंगाल से। ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई। ठीक है। लेकिन स्थापना तो हो गई, बिहार बट गया, लेकिन ओडिशा अलग नहीं हुआ था। क्योंकि 22 मार्च 1912 को अब आप क्या करते हैं कि ओडिशा सहित जो बिहार है वो प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। यानी बिहार जो था ओडिशा के साथ उस समय जुड़ा हुआ था, अलग नहीं हुआ था। उड़ीसा जो है बिहार से 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। तो 1911 में घोषणा हुआ कि बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाएगा बंगाल से, अलग अलग स्टेट के तौर पे, लेकिन वह वो काम हो नहीं पाया। बस बिहार को सीधे बंगाल से अलग कर दिया गया 1912 में। और दोनों उड़ीसा और बिहार दोनों साथ में अलग हो गए थे। इसलिए ये दिन जो है 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था बंगाल से। ठीक है। इसलिए ये जो 22 मार्च है आज भी कहीं ना कहीं बिहार के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको क्या मनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में, है ना। यस मैम। 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो है अब उसका जो बिहार है वो दक्षिण पार्ट के साथ उड़ीसा से अलग हो गया था। बिहार उड़ीसा राज्य से पृथक हो गया था। लेकिन फिर 15 नवंबर 2000 को 46% भाग के साथ जो झारखंड है, खास के दक्षिण वाला भाग, वो जो है बिहार से अलग करके भारत का 28वां राज्य बना दिया गया, जिसको हम झारखंड के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। ठीक है। और कितने नंबर के स्टेट के रूप में? 28वें राज्य के रूप में। और कितना परसेंट लैंड का, मान लो कि पूरा बिहार और झारखंड मिला के, आफ्टर ओडिशा के फॉर्मेशन के बाद की बात बोल रही हूँ, 100% है। तो 100% में से फोर्टी सिक्स मात्र परसेंट 46% झारखंड के पास लैंड गया। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था, दैट इज 54% आई थिंक। हाँ, 54 सही है। यस 54 मैम। परसेंट भाग बच जाता है बिहार के पास। और आज जो बिहार का स्वरूप है वो 54% है। झारखंड के अलग होने के पश्चात जो शेष बिहार है वही वर्तमान बिहार का स्वरूप है। ये जो भौगोलिक स्थिति है इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ग्लोब ग्लोब याद करना पड़ेगा। ग्लोब पे जब आप, ग्लोब ऐसे बना होता है तो एक बीच में लाइन आती है जिसको आप 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं या ग्रीनविच बोलते हैं। वहां से काउंटिंग इधर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे चूंकि जब 4 भागों में बांटोगे तो मान लो ग्रीनविच यहाँ पे है, ग्रीनविच ये है, इधर आप जा रहे हो तो यहाँ पे पूरा भारत सिचुएटेड है। पूरे भारत में एक छोटा सा बिहार है आपको। तो जब वहाँ का काउंटिंग इधर से 0, यहाँ पे 0, यहाँ 1 2 3 ऐसे शुरू करते हो, 1 2 3 4 ऐसे शुरू करते हो, ऐसे शुरू करते करते एक समय आता है 24 डिग्री का। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके बिहार का जो एक तरीके से ये जो चौड़ाई देखते हो पूरा बनावट, ये जो है इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे 24 डिग्री। ठीक है। 24 डिग्री कितना मिनट? 20 मिनट। 24 डिग्री, यस। हाँ, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। अब इसको बोलोगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के यहाँ पे कितना डिग्री आ गया? 27 डिग्री है ना। 27 31 15 आई थिंक यही है, 27 31 15। तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक फैला हुआ है। ये इसकी चौहद्दी है। कहाँ से कहाँ तक? ये क्या है? देशांतर रेखा का बारी है। जैसे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है ना। अक्षांश रेखाएं होती हैं लंबी, अक्षांश रेखाएं होती हैं लंबी, और देशांतर रेखाएं तो ऐसे चलती हैं चौड़ाई की साइड में। फिर अब हम चौड़ाई वाला देखेंगे तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपको, सॉरी, उत्तरी अक्षांश से मैम लेके 27 31। देशांतर लंबी होती है ना? हाँ, देशांतर अक्षांश लंबी होती से है।
हाँ, तो ये उत्तरी चलिए अक्षांश की लेते बात हैं। कर रहे हैं, हम लोग अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप काउंट करना 24 से लेकर के यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक। और लेकिन जब आप नीचे वाले पार्ट को कैसे पढ़ोगे, ये तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चौड़ाई ही तो है, इधर की चौड़ाई है, लंबाई तो ये है, लंबाई ये है, लेंथ उल्टा मेरे मुंह से निकल गया था, लेंथ ये है। और यहाँ से इधर तक जब जाओगे तो इसको हम चौड़ाई ब्रेथ बोलते हैं। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो चौड़ाई वाली रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं लंबाई वाली। तो 24 20 10 से लेकर के यहाँ 27 31 15 तक अक्षांश रेखाएं फैली हुई हैं। अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखाएं। तो एक एक मैप बना, एक ऐसा जब ग्लोब खींचते हो आप, ऐसा ग्लोब खींचते हो तो याद होगा कि बीच से रेखा जाती है जो ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में भागती है, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्योंकि इस भूमध्य मध्य। रेखा के जस्ट ऊपर में भारत स्थित है, तो आपको, और यहाँ बिहार स्थित है, बड़ा सा दूसरा गोला देखते हैं, ये बिहार स्थित है। तो अब आपको पढ़ना है कि ये जो बिहार का जो ये जो लैंड स्टार्ट हो रहा है, ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये कितने मेजरमेंट से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और यहाँ कितने पे आके यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, यहाँ कितने पे खत्म हो रहा है। तो आप देखोगे जहाँ लिखा है 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, 83 डिग्री, यहाँ पे काउंट करेंगे 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से लेकर के, आपको फिर देख लीजिए 88 17 40, और फिर यहाँ पे काउंट करोगे, क्योंकि यहाँ तक लंबाई आप काउंट करोगे ना पूरा। एक मिनट, सॉरी, गलती ना लिखा जाए, 88 17 40, ठीक है, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक। तो पूरा तो चौड़ा, पूरा जो आप काउंट करोगे वो चौड़ाई काउंट करोगे, तो पूरा जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, जो आप देशांत, एक तो क्या बोलूँ मैं इसको, यहाँ लिखा भी है, पूर्वी देशांतर की बारी आ रही है, पूर्वी देशांतर से ले करके, एक मिनट रुकिए। अब आप बता दो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अक्षांश रेखा मान लो यहाँ से शुरू हो रही है, तो अब मेजरमेंट आपको बताना है, सपना आप बताओगे यहाँ कितना शुरू होगा। ये सबसे मान लो कि सबसे नीचे का पॉइंट है, अक्षांश रेखा तो यहीं से शुरू होगी ना, ऐसे 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 ऐसे, ये अक्षांश रेखा ही यस तो सर। यहाँ तक आएगी। तो ये जो अक्षांश रेखा आ रही है, तो इसका मेजरमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, 24 20 10, हाँ, यहाँ से देखिए। 24 24 20 10, 10। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, यहाँ तक आ जाएगा। ये सबसे हाईएस्ट है, तो 27 31 15, यहाँ तक ये है क्या, ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। हाँ, ये अक्षांश, अगर बोले कि कितने अक्षांश तक, कहाँ, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक फैला है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के ये जो है आपका 27 27 डिग्री डिग्री। 31 मिनट 15 सेकेंड अक्षांश रेखा तक फैला हुआ है। और अक्षांश रेखा क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम उत्तर में हैं, ग्लोब के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में है, तो इसको हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, इसको दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। तो इतनी उत्तरी अक्षांश से लेकर के आप इसको बोल सकते हो, उत्तरी अक्षांश से लेकर के आप इस उत्तरी अक्षांश तक बिहार का जो है मेजरमेंट आएगा। फिर अगर आपसे पूछ दे कोई कि देशांतर रेखाएं, तो आप चूंकि आप ऐसे ग्लोब बना रहे हो और इसको 4 टुकड़ों में ऐसे तोड़ रहे हो, तो इस वाले पूर्वी देशांतर में इसको ईस्ट देशांतर बोलते हैं, और इसको वेस्ट। तो इधर में आप आ रहे हो, तो यहाँ से मेजरमेंट शुरू हो रहा है बिहार का और यहाँ तक आ रहा है। तो वही है, कैसे काउंट होगा, 83 19 15 से लेके 88 17 40 तक। 83 अगर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सबसे, क्योंकि नहीं यहाँ पे स्टार्ट होगा ना, 83 19 15 से लेकर के यही है ना जी, 15 से 88 17 40, तो इसका सबसे 88 से पूर्व 15। वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये किशनगंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे क्या, 28 17 40, 88 डिग्री मिनट 17 मिनट 40 यहाँ तक, इस पूर्वी देशांतर से लेकर के, पूर्वी देशांतर से लेके बिहार, इस पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अगर आप मैप नहीं समझे हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे देख लीजिएगा, गंगा जो है बीचों बीच बहती है, तो बहुत सारे झीलों से होके पार करती है, तो गंगा लगभग 12 झीलों को होकर के बिहार को पार करती है। 12 झीलें जो है गंगा से सटे हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। याद कैसे रखना है, आप लोग को दिमाग लगाना है, कैसे याद रहता है, क्योंकि मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, पटना, ये सब सटा हुआ है। बक्सर, ठीक है, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, और आपको पूरा पूरा 12 करना है। कटिहार भी आई थिंक हो जाएगा। 12 देखिए होता है कि नहीं, जो थोड़ा बहुत छूट रहा है वो आपको बताना है। तो बीचों बीच कहाँ से पास कर रहा है, तो थोड़ा समझना है, दिमाग लगाना है, मैप खोलेंगे तो समझ में आएगा। राज्य के मध्य से प्रभावित होने वाली जो गंगा नदी है, इसे असमान मैदानी भागों में दो समान तो नहीं है, क्योंकि ऊपर का जो पार्ट है वो ज्यादा है। जो बीच से गुजरती है इस वाले पार्ट से गंगा नदी, तो सोचो ऊपर वाला जो ज्यादा हो जाता है, नीचे वाला कम हो जाता है एरिया। तो इसलिए बोला गया कि असमान भागों में बांटती है। यहाँ पे दे दिया गया है बिहार का जो राजकीय प्रतीक क्या है। यहाँ पे बोधि वृक्ष है, राजकीय चिन्ह। हमारा राजकीय पक्षी गौरैया, किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। राजकीय पशु क्या है, बैल। और राजकीय मछली क्या है, देसी मांगुर मछली, यही है मांगुर, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा। और जिंदा। जो वृक्ष है वह पीपल पीपल। का वृक्ष है। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, अगर कोई पूछे तो बता देना। बिहार का जो स्थापना हुआ था वो कब, उड़ीसा के साथ ही हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल 1912 को बोला जाता है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा रिप्लाई। आकृति आयताकार है। 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार का हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां नंबर आता है हमारा। उत्तर से दक्षिण तक का जो लंबाई है 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। औसत हमारे यहाँ वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर। और समुद्र तल से जो हमारी औसत ऊंचाई है 173 फीट, यानी कि जनरली फीट याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। और 53 मीटर। जनगणना 2011 का आंकड़ा दिया गया है, इसमें आपको याद रखना है, जनरली जो ये पूछता है कि पूरे जो भारत का जनसंख्या है उसका कितना परसेंट बिहार का जनसंख्या है, तो 8.6%। उसके बाद जो मेन पूछता है, सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि वाला जो हमारा जिला है वो मधेपुरा है। देख लीजिएगा 31 पॉइंट, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुआ था, वृद्धि, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, उसकी बात की गई है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि जहाँ पे कम वृद्धि हुआ है पॉपुलेशन का, वो गोपालगंज है, मात्र 19%। सबसे अच्छी जनसंख्या जो है पटना की है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा का है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है हमारा वो पश्चिमी चंपारण है, एकदम वेस्ट साइड में कॉर्नर पे पड़ेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हमारा शिवहर, ठीक है। इससे क्षेत्रफल सबसे कम है। उसके बाद क्या है, जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व में हमारा स्थान पहला है, क्योंकि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, मैं इसी की बात कर रही थी, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहता है, ठीक है। अब मैम जो 23 में जनगणना हुई है उसके हाँ, हिसाब से न बताएंगे। 23 में जनगणना हुआ है तो 23 में ये आया है, नेशन है। तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा ओबीसी है हमारे, ईबीसी है। ईबीसी का मतलब, ईबीसी क्या होता है आप लोग को पता होगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड ओबीसी। क्लासेस। ईबीसी का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। और उसके बाद ईबीसी में भी पूछता है कि किस कैटेगरी का, किस जाति का, तो तेली का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, याद रखिएगा। ये पूछा गया था, आई थिंक 36 पॉइंट समथिंग परसेंट दिया गया था, कंफर्म नहीं, बस एक बार चेक कर लेना। लेकिन सबसे ज्यादा ईबीसी का दिया गया था। और एसटी का शेड्यूल जो ट्राइब्स है उनका कम है, ठीक है। उसके बाद अगर बाकी जो 15%, 15% के आसपास, 15% मात्र आबादी है जनरल कैटेगरी की, मतलब सामान्य वर्ग की। और सामान्य वर्ग में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो ब्राह्मण का है। समान कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो आबादी है ब्राह्मणों की, मात्र
15% में आपको सोच लो ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है, ये लोग सारे लोग आ जाते हैं। अदरवाइज द लेफ्ट ऑफ द 85% आप सोच सकते हो कि ईबीसी, एससी, एसटी उन्हीं का पॉपुलेशन है। तो ये जातिगत जनगणना एक अलग चीज हो गया। 2011 में भी जहां तक मुझे लगता है, मैंने पढ़ा है कि सबसे पहले जो जातिगत जनगणना हुई थी, अगर आप पूछ रहे हो तो बता देते हैं। सबसे पहले जो जातिगत जनगणना हुई थी 1931 ईस्वी में। 1931 में पहली जातिगत जनगणना हुई थी। कहाँ पे हुई थी मैम? यहाँ, अपने यहाँ भारत में पहली जातिगत जनगणना। और उस समय इसको पब्लिश भी किया गया था 1931 में, पूरा डाटा के साथ में। 2011 में भी जातिगत जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना, बट रिलीज नहीं किया गया, डाटा नहीं रिलीज हुआ था, डाटा जो है रिलीज नहीं हुआ था। ठीक है, जाति वाला जो डाटा है वो रिलीज नहीं किया गया था, ओनली जो जनरल जो डाटा था, जैसे अभी आप देख रहे हो, वो रिलीज कर दिया गया था। अगर आपसे पूछता है कि पहली जातिगत जनगणना कब हुई थी, तो 1931 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी ऐसा स्टेट है जिसने जातिगत जनगणना करवाई है, जो कि बिहार करवाया है, अपने लेवल पे इन्होंने कराया है। इट इज नॉट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, खुद सेल्फ स्टेट ने कराया है। 2 अक्टूबर 2023 को ये उन्होंने इसको करा दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो दिमाग में रखने लायक, वो याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन इसी से पूछेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कराती है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस कर दे रहे हैं, इसीलिए मैंने पूरा थरली नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट डाटा है आपको फिर ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार नंबर 1 स्थिति पे है, ये तो आपको पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है अधिकतम अनुसूचित जाति अलग होता है, अनुसूचित जनजाति अलग होता है। तो अनुसूचित जाति वाला जो जिला है, गया है। उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जाति आपको मिलेगी शिवहर में, सॉरी, शिवहर में बहुत कम अनुसूचित जाति आपको मिलेगा, बहुत कम। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो प्रतिशत के मामले में जिला है, वो किशनगंज है। उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है, फिर जनजाति और जाति दोनों, अनुसूचित जात, एक चीज देख लेना, अनुसूचित जाति वाला भी और अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो शिवहर ही है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है ब्राह्मण वगैरह का जो डोमिनेंट एरिया है, इधर ब्राह्मण वगैरह ज्यादा आपको मिलते हैं, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ वगैरह इधर ज्यादा मिलते हैं, जनरली मुझे पता है। और ये शिवहर से ही बिलोंग करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, आप सबको पता होगा। और तो यहाँ पे अनुसूचित जाति भी सबसे कम मिलेगी, इसलिए दोनों में न्यूनतम लिखा हुआ है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा पश्चिम चंपारण में। वहाँ पे बहुत सारी जनजातियां आपको मिल जाएगी, और वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है इस ज्यादा मिलता है, साथ साथ इसी वजह से जनजातियां भी जंगलों में निवास करती हैं। तो याद रखिएगा, ये हम याद करने के लिए आपको बता दिए हैं। उसके बाद अभी जो लिंगानुपात राज्य का चल रहा है, 918 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। उसके बाद जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज है। मुंगेर जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, 1021, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, जो पिछली बार जो बहुत सारे एग्जाम हुए बीपीएससी की, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, गोपालगंज वाला। 876 सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर का। और सबसे ज्यादा जो नगरीय जनसंख्या है वो पटना की है, वो तो आप सबको पता होगा। सबसे जल्दी जो साक्षरता रेट आपको मिलेगा रोहतास में मिलेगा, चाहे ये जो साक्षरता दर पुरुष की ही ले लीजिए और महिला की ही ले लीजिए, उस दोनों के मामले में आपको रोहतास टॉप पे मिलेगा। और ओवरऑल, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो ओवरऑल जो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई आपको रोहतास में ही मिलेगा। अदरवाइज अगर सबसे कम साक्षरता दर चाहिए तो पूर्णिया में मिलेगा, और न्यूनतम भी जो है पुरुषों का साक्षरता दर आपको पूर्णिया में देखने को मिल जाए।
लेकिन महिलाओं की जो सबसे कम साक्षरता दर सहरसा में मिलती है। हमारा राजकीय भाषा हिंदी है, इसको तो आप कभी भी अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एज इट इज जब तक कोई चेंज नहीं होता तो हिंदी ही है। दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है बिहार की। बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन रहता है, इसलिए 3 दिसंबर को हम राजकीय मेधा दिवस मनाते हैं। बीएसईबी के द्वारा, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो समिति है उसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा जो स्टेट का जो मछली है वो डॉल्फिन मछली है, जो ज़्यादा फेमस है, मतलब एक तरीके से पूरा एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक सॉरी एनिमल है, जिसको पूरी तरीके से एक दर्जा दिया गया है स्पेशल। चलिए जीव। हाँ, मैमल बोलते हैं, स्तन धारी, है ना? तो इसके ये जो है ना इसका जो, स्तनधारी। हाँ स्तनधारी, तो इसका जो एक तरीके से दिन मनाया जाता है हमारे यहाँ 5 अक्टूबर को हर एक साल मनाया जाता है। मैम और बांगुर मछली दिया था ना वहाँ पर। वो तो हमारी खाने वाली मछली है, स्टेट मछली, एक खाने वाली। बट डॉल्फिन क्या है, एक मतलब डॉल्फिन को आप मार नहीं सकते, ये हमारा एक स्तनधारी एनिमल है। स्तनधारी समझते हो? वैसा एनिमल जो अपने बच्चे को फीडिंग कराता है, दूध पिलाता है, दूध ग्रंथियां पिलाता है। होती है। तो मैमल्स है, मैमल्स का मतलब हम सब में इसे चुना गया है, ह्यूमन। और उसके साथ साथ कंपेयर कर सकते हो डॉल्फिन को इंसान के साथ, इंसानों के जैसा ही है डॉल्फिन, क्योंकि इंसान भी अपने बच्चे को जी। फीडिंग कराता है, ये भी अपने बच्चों को फीडिंग कराती है। तो डॉल्फिन स्तनधारी है। डॉल्फिन दिवस, इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी हाल में कल की न्यूज़ है, जैसे डॉल्फिन का एक जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो गया, नीतीश कुमार जी लॉन्च किए हैं पटना में, आप देखे होंगे। डॉल्फिन, क्या नाम था उसका पूरा, बढ़िया, एशिया का डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में एशिया का डॉल्फिन उद्घाटन। रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये, और इसके बाद राज का जो प्रार्थना है, जनरली ये नहीं पूछता है बट हमें जानना चाहिए। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, ये गाना सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है। उसके बाद राज का जो गीत है, गीत जो मेरे भारत के कंठहर तुझको सत सत वंदन विहार, ये गाना भी बहुत अच्छा है, सुन के देखना। साथ साथ जनसंख्या की दृष्टि में जो घटते क्रम में सबसे ज्यादा पटना है, ये क्वेश्चन मैंने एक बार मेरे से पूछा है। मैंने बीपीएससी के एग्जाम में दिया, बीपीएससी का एग्जाम जब दिया था तो ये क्वेश्चन था, तो मैंने अरेंज करना था, पढ़ा था सहयोग से, दिमाग लगा के रटा तो नहीं था। पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर मधुबनी, इस तरीके से आपको अरेंज करना हो सकता है। यहाँ पे कुछ और जिलों के नाम डाल दे वो, इन जिलों के नाम हटा के। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 40 है, ये याद रखिएगा। लोकसभा में हमारे यहाँ अनुसूचित जातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं, हर जगह आरक्षित होती हैं। तो 6 सीटें आरक्षित हैं। गोपालगंज की सीट, हाजीपुर का सीट, समस्तीपुर का, जमुई, गया तथा सासाराम की जो सीटें हैं, 6 सीटें, 6 लोकसभा सीटें बिहार में आरक्षित हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट नहीं है, ये सीटों का नाम देखिए, इन जिलों का नाम देखिए, ठीक है। तो आप एक चीज ये याद रखिएगा। राज्यसभा की सीटें हमारे यहाँ टोटल 16 है। विधानसभा की जो सीटें हैं वो 243 है। और विधान परिषद की जो सीटें हैं, एक मिनट, विधान परिषद के बारे में नहीं दिया है, विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 75 है। ये चीजें आपको याद रहनी ही चाहिए। साथ साथ विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें हैं वो 38 हैं, और जनजाति के लिए 2, कटोरिया तथा मनिहारी। अदरवाइज यहाँ पे तो दे नहीं रखा, 38 है। तो टोटल हमारे यहाँ 9 प्रमंडल हैं। दीव सदन इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो बाई कैमरल असेंबली है हमारे यहाँ। तो टोटल ऐसा पूछता है, कमेंट में आप लोग बताइएगा या ग्रुप में कमेंट कीजिएगा कि टोटल हमारे यहाँ भारत में कितने ऐसे स्टेट हैं जो बाई कैमरल है, दो द्विव संसदनीय है, कि वहाँ पे विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। बिहार तो है, मुझे पता है। अदर स्टेट का भी नाम आप लोग बताइएगा। 9 परमंडल है, पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोशी, भागलपुर तथा मुंगेर। कुल जिलों की संख्या हमारे यहाँ 38 है और 38वां जिला बना था अरवल।
ठीक है। अनुमंडल टोटल 101 है। ये सब आप लोग के बुक में भी होगा। उच्च न्यायालय पटना है। राष्ट्रीय पार्क जो एक हमारे यहाँ पूछता है ऐसा क्वेश्चन, बिहार ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे मात्र एक राष्ट्रीय पार्क है? तो बिहार एक ऐसा इकलौता स्टेट है जहाँ पे एक राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है। बिहार। वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है। सबसे हमारा पश्चिम में जो जिला स्थित है उसमें। सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान भी गया है। ये चीज याद रखिएगा। एक इंटरव्यू वाला आदमी हमसे पूछ लिया कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है, फिर बोला है, मैंने तो बोल दिया गर्म, लेकिन फिर ठंडा पूछा तो कंफ्यूज होके गलती हो गया मेरे से। दोनों एक ही है। इस बार मैम गया की जनसंख्या पूछ दिया था बीबीएसई प्री में। हाँ, गया सही बोल रहे हो, मेरे को भी याद है। गया की जनसंख्या पूछ दिया था। सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है औरंगाबाद है। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। जो सबसे ज्यादा जो वर्षा जो होती है किशनगंज में होती है। मैप में थोड़ा एक चीज समझाना चाहेंगे। यहाँ पे जो मैप था, इधर से जब आपका हवा जाता है, ये जो मानसून का रेज बोलो, लाइन बोलो, जो भी है, जो हवा जाती है, तो इधर बारिश ज्यादा होती रहती है। इधर ज्यादा बारिश होती है। जैसे जैसे ये इधर आती है तो इधर आके कम बारिश होती है। इधर अधिक होता है, और जैसे जैसे ये इधर आने लगता है तो कम बारिश होती जाती है। यही कारण है कि यहाँ किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मैम गया को मतलब कैसे बोल सकते हैं कि सबसे ठंडा जिला और सबसे गर्म जिला है? अभी तो फिलहाल अभी इतना। पहाड़ों से घिरा हुआ है इसलिए वहाँ पे। हाँ, पहाड़ों से ज्यादा वो जो है ना, आप देखो रीजन है, हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे, आप भी बताइएगा। सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो गंडक परियोजना है बिहार की। और सारी सारी चीज़ें भी हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आपको पता ही है, नीतीश कुमार जी हैं। ये 3 चीज़ें मैंने अपडेट की है। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, दिखेगा ही आप लोगों को, दिखेगा। उसके बाद विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं देवेश चंद्र ठाकुर, विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। विधानसभा के हैं नंद किशोर यादव, याद रहेगा। उसके बाद हमारे यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजय जय करोल अब नहीं है, ये हट चुके हैं। कृष्णन विनोद चंद्रन, ये अब हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस हैं हमारे स्टेट के। उसके बाद बिहार को इस तरीके से डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जो आपको कभी कभी पूछ देता है। प्रागैतिहासिक काल में आता है चिरांद, मुंगेर, चेचर, वैशाली। चेचर कहाँ पड़ेगा? वैशाली में, याद रखिएगा। उसके बाद सोनपुर, मनेर, ये सब कहाँ? पटना के आसपास पड़ेगा। राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्रा और बराबर की पहाड़ियाँ, ये सभी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। फिर चले आओ ऐतिहासिक काल में। इतिहास ये सब आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रटना इन द सेंस कि 2-4 बार अगर आप पढ़ लिए तो दिमाग में ये रहेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। चिरांद, मुंगेर, चेचर, वैशाली, सोनपुर, मनेर, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्रा, बराबर 2-4 बार पढ़ लोगे। जनरली रट्टा मारा नहीं करना, पढ़ने की कोशिश करनी है, याद रहेगा। क्योंकि वहां पे तो बस ऑप्शन को देख के आउट करना रहता है तो काम हो जाता है। ऐतिहासिक काल में चले आएंगे। ऐतिहासिक काल में प्राचीन पाषाणकालीन स्थल, मध्य पाषाणकालीन स्थल और नवपाषाणकालीन स्थल, 3 पार्ट में हम लोगों ने बांट दिया, प्राचीन, मध्य एवं नवपाषाण। प्राचीन काल में आ जाता है मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ियाँ। मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ियाँ, एक बार बोल के देखोगे, मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ियाँ, जैसे भी बोल लो। उसके बाद मध्य पाषाण मैम काल में भी चला आता है मुंगेर, नालंदा और नवादा। मुंगेर, नालंदा और नवादा, उसके साथ साथ जमुई, जैसे आप बोल सकते हो। एक मिनट। मुंगेर, नालंदा, नवादा और जमुई, जैसे आप ट्रिक बना सकते हो। शॉर्ट में बना लीजिए या इसको ऐसे लिख लो KMN। तो के का मतलब कैमूर, मुंगेर और नालंदा, इसको आप ऐसे लिख लो JLMN। तो आप जमुई, एल से क्या हो जाएगा? ना, जमुई, एल से तो कुछ है ही नहीं, एक मिनट। एन मुंगेर, है मैम।
हाँ, एक नालंदा है। हाँ, बताना चाहिए था। मुंगेर, नालंदा, नवादा और जमुई। तो जे के बाद डबल एक एम आ जाएगा, फिर डबल एन आ जाएगा। जैसे आपको करना है, जमुई, मुंगेर, नवादा, नालंदा, जैसे आपको इच्छा लगे वैसे आप तैयार कर देना। जे एम डबल एन जो है ये आपको मध्य पाषाण काल में आ जाएगा। उसके बाद नवपाषाण काल में जनरली चिरांद को हमेशा देखोगे क्वेश्चन पेपर में, चिरांद और चेचर। चिरांद और चेचर जो है ये हमेशा देखते हैं पेपर में। तो चिरांद जो है ये आपको प्रागैतिहासिक काल में भी दिखेगा और ऐतिहासिक काल के नवपाषाण में भी दिखेगा ये चिरांद। तो चिरांद श्वेतपुर वैशाली में दिखेगा, सेनुआर रोहतास में दिखेगा, मनेर जो है पटना में दिखेगा। मनेर एक्चुअली पटना के पास में ही है बट इसको पटना ही काउंट करते हैं। तो ये याद रखने का आपको तरीका है, जैसे आपको अरेंज करने में सुविधा हो रही है आपस में डिस्कस करके भी आप लोग ट्रिक इसका बना सकते हैं। अब नहीं है क्या? विधानसभा के अध्यक्ष है वो कौन है? जी मैम, ये थोड़ा भूल रही हूँ। अभी तुरंत बताया है नाम याद नहीं। विधानसभा के अध्यक्ष। नहीं दिनेश ध्यान चंद्र नहीं, का। अभी नेटवर्क आ रहा था जा रहा था ना, कुछ सुन पा रही थी कुछ नहीं। अभी लाइट कटा था ना, इसलिए क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था। और राजकीय मेधा दिवस कब मनाते हैं बिहार में?